किस्त नंबर 16। रियाज आकिब कोहलर। उनके जाते ही मसकान ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले नमाज पढ़ी, फिर बेड पर लेट गई। कोई बात उसे खटक रही थी मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या बात उसे बेचैन किए हुए है। शायद दानियाल के साथ ये सलूक उसे मुनासिब नहीं लग रहा था कि फरीहा उसे खतरनाक हद तक खूबसूरत लगी थी, और दानियाल की ये बात अब तक इसके जहन में थी कि एक बदसूरत से आप निभाह नहीं करा सकती तो दूसरी कैसे करेगी, वो भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके किसी चाहने वाले के साथ भाग जाएगी और फिर वहां से फोन करके मुझे किसी तीसरी लड़की के ख्वाब दिखाकर तलाक ले लेगी। मसकान को लगा इस काले जादूगर की पेशन गोई पूरी होने वाली है। मीर ये बल्ला से होती रहे पूरी। इस बेहुदा ने तो मेरी दरखास्त को भी दरखोर अतना नहीं समझा। इसे दानियाल का इनकार बहुत बुरा लगा था। उसी वक्त हमाद ने ख्वाबगाह में झांकते हुए अपनी वापसी से मतला किया। मैडम, आई हैव कम बैक। आई हैव कम बैक। इसने मुस्कुरा कर पूछा। रास्ते में झगड़ा तो नहीं किया था? ऐसा हो सकता है भला? कमीनी तमधारी तारीफों पर शुरू हो गई थी और मैं भला कब ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। जेलस कहीं के। मसकान खल खिलाकर हंस दी थी। मेरा ख्याल है आज मैं यहीं सो जाता हूँ। हमाद रोमानू ये लहजे में बोला। जी थैंक्स। मसकान के दिल की धड़कन तेज हुई मगर बज़ाहिर उसने नॉर्मल लहजे में कहा। इसे यकीन था कि हमाद ने अगर जरा भी इसरार किया तो वो हथियार डाल देगी। वो अव्वल आखिर इसका शौहर ही तो था। और फिर उन दिनों काले जादूगिर के सेहर अंगेज लमस के लए इसका बदन बगावत पर आमादा था। और वो उसे बुलाना चाहती थी। बड़ी जालिम हो, वो मायूस किन लहजे में कहते हुए बाहर निकल गया। अब तक उसे अपनी महबूबा के एहसासात की पहचान नहीं हुई। मसकान ने कदरे बेजारी से सोचा। इसे ये नाकदरी बहुत बुरी लगी थी। इसने उठकर दरवाज़ा अंदर से कुंडी किया कि कहीं वो पलट ना आए। शायद इसकी वापसी पर वो खुद को रोक ना पाती। वो अजीब मुतजाद ख्यालात की शिकार हो रही थी। हमाद को करीब भी नहीं आने दे रही थी और चाहती थी कि वो इसके करीब आए। दानियाल से तलाक लेना चाहती थी, इसके लिए भरपूर तगवाओ दौबी कर रही थी मगर इसके साथ ये ख्वाहिश भी रखती थी कि वो इसके अलावा किसी को इतनी चाहत ना दे। और जो दावे उसने किए उन पर पूरा उतरे। फरीहा को देखने के बाद उसे यकीन हो चला था कि दानियाल हार जाएगा। ऐसी लड़की को नज़रअंदाज करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। एक बार इसके जी में आया कि दानियाल को कॉल करके फरीहा के बारे बता दे, मगर फिर खुद को मलामत करके वो सोने लेट गई। हसब मामूल उसे दानियाल सपन में मिला। पहले वो इससे शिकवे करता रहा, फिर फरीहा का प्यार पाकर मसकान की तौहीन पर भी तैयार हो गया। इसने उसे खूब गालियां बकीं। बेवफा, तवाइफ, चुड़ैल, डाइन और पता नहीं क्या कहता रहा। सुबह की नमाज पढ़कर वो दोबारा लेट गई थी। रात को 2-3 बार जागने की वजह से उसे तबीयत मुजमहिल सी लग रही थी। नाश्ता करने को भी इसका दिल ना चाहा। इसकी ऊँख मोबाइल फोन की घंटी से खली। किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। तकिए से टेक लगाकर उसने कॉल रसीव की। यस, बाजी, मुकर्रम खान बोल रहा है। कौन मुकर्रम खान? इसे हैरानी हुई थी। बाजी, आपका दुकान का मुलाजिम है ना? आपका नंबर दानियाल सीब ने दिया था। कह रहा था कि इसने नौकरी छोड़ दी है और अब खुद बेगम सीबा से पूछ लिया करे। अच्छा ठीक है खान साहब, आप इत्मीनान से अपना काम करते रहीं, अगर ज़रूरत महसूस करो तो अपने साथ कोई दूसरा मुलाजिम भी रख लो। मेहरबानी बाजी। और पैसों का क्या करना है? कौन से पैसे? मुकर्रम खान की बात इसकी समझ में नहीं आई थी। 1,70,000 रुपये दानियाल सीब के पास था। इसने 6,000 रुपये अपना 3 हफ्तों का मजदूरी काटा और बाकी उनको दे दिया कि बेगम सीबा को दे देना। बाकी खुद ने जो 3 दिन अकेला काम किया है, इसका भी रकम पड़ा है। ओह! इसे दानियाल की गैरत पर हैरत हुई। साथ ख्याल आया कि 1,00,000 रुपये जो उसने पहली सैलरी की मद में दिया था वो भी उसने वापस कर दिया होगा। अच्छा खान सीब, ये सारी रकम तुम अपने पास रखो, बाद में बता दूंगी कि उसका क्या करना है। बाजी, हमारा तनख्वाह का क्या होगा? मुकर्रम खान ने झिझकते हुए पूछा। आपकी तनख्वाह कितनी है? हमको पता नहीं है बाजी। दानियाल सीब ने भी नहीं बताया था। अब तक महीना पूरा नहीं हुआ ना? मसकान ने हंसकर पूछा। अच्छा कितनी तनख्वाह लेना चाहोगे? सादा दिल पठान बोला। कम अज कम 12-13 हजार तो होनी चाहिए ना बाजी। नहीं 12-13 नहीं। मसकान शरारत पर उतर आई। 10,000 से कम पर तो मैं काम नहीं कर सकता बाजी। नहीं 10 भी नहीं। ठीक है बाजी, इस महीने जितनी चाय दे देना। हमने मुकर्रर नहीं किया था। इसके बाद अगर 10 देना है तो ठीक है, वरना कोई और बंदा ढूंढो।
इसने सोचा, कितनी मुख्तसर सी ख्वाहिशें हैं। इसे दानियाल याद आया जिसने 3 हफ्तों के 6,000 रुपए लए थे, गोया एक हफ्ते के 2,000 और महीने के 8,000। अच्छा खान भाई, 20,000 तनख्वाह ठीक रहेगी। बाजी, ये तो कुछ ज्यादा है। अच्छा 22,000। बाजी मजाक तो ना करें। मुकर्रम खान झिंक गया था। बड़े भाई से मजाक नहीं किया जाता खान जी। पर इतना ज्यादा रकम। अच्छा खान भाई, ऐसा है कि ये दुकान आप तन्हा चलाते हैं या कोई मुलाजिम साथ रखते हैं? आपको मैं माहाना 25,000 दूंगी। अगर मुलाजिम रखोगे तो उसे अपने 25,000 से तनख्वाह दोगे। बाकी जो बचत तुम्हारे पास है उससे दुकान का सामान खरीद लो। और इसके बाद जो बचत हो वो अपने पास इकट्ठी करते रहना, इसका मसरफ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। ठीक है बाजी, वो भरपूर खुशी से बोला। अल्लाह पाक आपको बहुत सारा खुशियां दे। मसकान ने मुस्कुराए हुए कॉल मुनक़ते कर दी और फरश होने के लिए वाशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि दानियल से तलाक लेने के बाद ये दुकान और मकान दोबारा दानियल के हवाले कर देगी। इसे यकीन था कि फरीहा का दीदा बनने के बाद वो इसके आगे चुन नहीं कर सकेगा। हेलो, इसने अनजान नंबर से आने वाली कॉल अटेंड की। दानियाल आम साहब बात कर रहे हैं। मुतरन्नम नस्वानी आवाज सुनकर वो हैरान रह गया था। जी दानियाल ही बात कर रहा हूँ। दानियाल, मैं फरीहा बोल रही हूँ। याद है ना इस दिन हमाद के साथ होटल में आपसे मुलाकात हुई थी? जी मैडम, वो खुश शक्ल लड़की उसे कैसे भूल सकती थी? किया उस वक्त उसी होटल में आ सकते हो? उसने दिल आवेज लहजे में पूछा। खुफ, खैर तो है, वो मुतरन्नम हंसी इनायत करते हुए बोली। डर लग रहा मुझसे। इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी। इसकी शक्ल दानियाल के हाफिजे से मिटी नहीं थी। वो बेसाख्ता बोला, आप तो लाखों करोड़ों में एक हैं। अच्छा है ना, आपसे एक जरूरी बात करना है। ठीक है मैडम, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाता हूँ। किया फ्री या फरीहा नहीं कहा जा सकता। वो मसनूई नाराजी से बोली। मैं आप। वो गुड़ बढ़ गया। इस दिन तो उसने दानियाल की काफी तौहीन की थी, मगर आज फोन पर इसका लहजा शहद में डूबा हो लग रहा था। फरीहा ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, अच्छा यहाँ आप फिर बात करते हैं। जी अच्छा, कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। वो 3 दिनों के मेले कपड़े पहने हुए था। मसकान के जाने के बाद वो नहा भी नहीं सका था, बस 5 वक्त वजू कर लेता। एक गैर औरत के पास जाते उसे झिझक महसूस हुई कि उसी तरह मेले कचीले हलए में चला जाए। वो गुसल खाने में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो मतलूबा होटल की तरफ जा रहा था। फरीहा इसे मुंतजिर मिली। हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो क़यामत ढा रही थी। इसे देखते ही वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। थैंक्स दानी, आपने मुझे मायूस नहीं किया। इसने मुसाफिहे के लिए इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। दानियाल हैरत से शशदर रह गया था। इसका बेतकल्लफाना रवैया, बेबाकाना अंदाज और आंखों से फूटती चाहत, सब कुछ उसके लिए अछूता और हैरत अंगेज था। इसने अपना खुरदरा हाथ इसके मुलायम हाथ में दे दिया, जिसे उसने बड़े मानी खेज अंदाज में दबाकर छोड़ दिया था। बैठी, इसे बैठने का कहकर वो खुद भी बड़े अंदाज से बैठ गई। कहीं मेरी बेतकल्फी बुरी तो नहीं लगी? दानियाल की खामोशी को ददिक कर उसने ऐसे मासूमाना अंदाज में पूछा कि दानियाल का दिल धड़कने लगा। बुरा तो नहीं लगा मैडम, अलबत्ता हैरानी जरूर हुई। भला वो क्यों? इसने शरारत से आंखें झपकी। गोया उसने अपने तरकश के सारे तीर चलाने का फैसला कर लिया था। क्योंकि पिछली बार आप थोड़ी तल्ख हो गई थीं, और आपके अल्फाज अब तक मेरी यादाश्त में जिंदा हैं। फरीहा चेहरे पर नदामत भरे तासरात उजागर करते हुए बोली। दानियाल साहब, मुझे अपनी जियादती का एहसास है और आपको उसी लिए बुलाया है कि माफी तलब कर सकूं। जाने इस दिन मुझे क्या हो गया था। कसम से आप मुझे ना तो बदसूरत लगे थे और ना कोई और कमी देखी थी मैंने। बस आपकी तवज्जो की कमी मुझे ऐसा रवैया अपनाने पर मजबूर कर गई। तवज्जो की कमी? दानियाल की आंखों में छपी हैरत गहरी हो गई थी। हम तवज्जो में कमी, याद है आपने क्या कहा था? इस सेठजादी को मुझसे खूबसूरत बताया था और एक लड़की भला कब दूसरी लड़की से कमतर होना पसंद करती है। मैडम, शायद मुझसे गलती हो गई थी कि अपने दिल की बात जबान पर ले आया था, मगर बखुदा ऐसा मैंने आपकी तौहीन के लिए नहीं कहा था। असल वजह यह थी कि एक तो मैं ऐसी महफिल के आदाब से नावाकिफ हूँ कि कभी लड़कियों की नियत में बैठने का मौका नहीं मिला। दूसरा, आप जानती हैं हर किसी को अपनी चीज़ पसंद होती है और वो मेरी होने वाली दुल्हन थी। हाँ, दुल्हन। फरीहा ने मुंह बनाया। पागल, वो फकत आपको इस्तेमाल कर रही थी। शायद आप सच कह रही हैं।
मसकान के जिक्र पर उसे बाईं साइड की पसलियों के नीचे मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगा। शायद नहीं यकीना कहो, उसे अपने प्यारे शौहर हमाद के पास लूटना था। फरीहा ने जहरीले लहजे में इंकिशाफ किया। माद। दानियाल की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलीं। जी हूँ हमाद, वही हमाद जिसने आपको इस शादी के लिए तैयार किया था। मगर वो तो आपका मंगेतर। ये भी महज झूठ है। इसने मुझे भी धोखे में रखा। वो मुझसे भी शादी करना चाहता है कि मैं उसे खूबसूरत लगती हूँ और मसकान को भी छोड़ना नहीं चाहता कि वो सेठजादी है। मुझे पहले इल्म नहीं था कि मसकान उसकी बीवी है जिसे वो एक दिन गुस्से से तलाक दे चुका है और अब दोबारा इससे शादी रचाना चाहता है। ये बात मुझे कल अपनी एक सहेली की ज़बानी मालूम हुई और मैं इस धोखेबाज पर थूक कर चली आई। दानियाल खामोश रहा था। खामोश क्यों हो गए? क्या मेरी बात पर एतबार नहीं है? आप सच कह रही हैं। कल यही बात मशी ने मुझसे भी की थी कि वो अपने पहले शौहर के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका पहला शौहर कौन है। तुम इस बेवफा को मिसी कहते थे। फरीहा आपसे तुम पर आ गई। दानियाल ने इस बात में सर हिला दिया। ऐसी औरतें प्यार के काबिल नहीं होती दानी। जो किसी के प्यार, मोहब्बत और वफा को दौलत के तराजू में तोले, इसे किया पता मोहब्बत किया है। ऐसी खुद गर्ज सिर्फ अपने भले की मुतलाशी होती हैं। मिसी के मुतालिक ऐसे रेमार्कस सुनकर तरफ कर रह गया। मैडम प्लीज, ऐसा ना कहीं। इसे कुछ भी ना कहीं। क्यों ना कहूँ? फ्री बिफर गई। सेठजादी को इतना एहसास भी ना हवा के एक मासूम जवान पर किया गुजरेगी, बस अपना उल्लू सीधा करके चलती बनी। मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया है? दानियाल ने मौजू बदली किया। इससे मसकान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? फरीहा ने अपनी बड़ी बड़ी शरबती आंखों से उसे घोरा। क्या मतलब? दानियाल हैरान रह गया था। दानी, पता है एक औरत क्या चाहती है? कार, कोठी, बंगला? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन आसाइशों से वो सुकून हासिल नहीं कर सकती। इसे तो बस एक ऐसा शौहर चाहे जो उसके नाज उठाता रहे, इसका वफादार रहे, उसे सर आंखों पर बिठाए, इसकी हर ख्वाहिश को हुक्म समझे, उसे इतना प्यार दे कि वो खुद को भूल जाए। चाहे इसकी शक्ल वाओ सूरत कैसी ही क्यों ना हो, देखने में वो जैसा भी लगता हो। बस यही हर लड़की की ख्वाहिश होती है। गो कुछ नाआबत अंदेश इस बात को समझ नहीं पाते और जब इनकी आंखें खलती हैं तो कुछ बाकी नहीं बचा होता। और याद है पहली मुलाकात में तुमने इससे मिलती जलती बातें की थीं? हाँ याद है। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। तो मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। फरीहा ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। इसे लगा वो अदाकारी नहीं कर रही बल्कि यही हकीकत भी है। दानियाल जानबूझकर अनजान बन गया। नामालूम इसका दिल क्यों लरजने लगा था। अल्लाह पाक आपके नसीब में ऐसा ही चाहने वाला लिख दे, आमीन। वो चाहने वाला दानी भी तो हो सकता है। मैडम, आप मेरी कहानी सुनना पसंद करेंगी? फरीहा ने दिलचस्पी जाहिर की। जवाबन दानियाल ने चंद लम्हे सोचकर वाकयात को जहन में तरतीब दिया और फिर बोला। मैडम, मैंने एक मजदूर घराने में आंख खोली। मेरा बचपन और लड़कपन ऐसे ही गुजरा जैसे गरीब बच्चों का गुजरा करता है। मैं नहम जमात में था कि अब्बू जान का इंतकाल हुआ। मुआशी मसाइल ने आंखें दिखाईं। पढ़ाई तर्क करके मैंने आबाई पेशा इख्तियार किया। लड़कपन में मजदूरी कितनी सख्त होती है, इसका अंदाज़ा करना शायद आपके लिए मुश्किल ना हो। बहरहाल अल्लाह पाक ने तौफीक दी और मैंने घर का चौलन बुझने ना दिया। लेकिन जिंदगी में खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। खासकर जवान बदन के तकाज़े अजीब कस्म की सोचों और ख्यालात को जन्म देते हैं। एक नौजवान के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश औरत की जात होती है। वो ऐसी औरत के ख्वाब देखता है जिसकी तरह खूबसूरत कोई दूसरी ना हो। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हर जवान का ख्वाब मैडम फरीहा जैसी लड़की होती है। मेरा भी यही ख्वाब था। वो एक लम्हा सांस लेने को रुका। फरीहा को लगा वो आज उसी निशस्त में अपना मकसद हासिल कर लेगी। दानियाल की बात जारी रही। मगर तलाश बसीर के बावजूद खूबसूरत व दिलकश लड़की तो दरकनार सिर्फ लड़की ना मिल सकी। किसी जगह गुर्बत आरे आई, किसी जगह मेरी शक्ल वाओ सूरत। तंग आकर मैंने चोर रस्ते से इस जिन्स नायब को पाने की कोशिश की और एक कस्बी के घर जा निकला। मगर यकीन करो मैडम, औरत की ये तजलील मुझसे देखी ना गई। मैंने कभी इस तरह औरत की ख्वाहिश नहीं की थी। मैं इसे छुए बगैर भाग निकला। वहाँ मौजूद बूढ़ी दिलाला ने मुझ पर आवाज़ें कसे, मगर मैं गैरत के नाम पर भी वो बेगैरती ना कर सका। मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे बचा लिया। लेकिन ये तजुर्बा मेरे दिल से सिर्फ नाजुक की मोहब्बत ख़त्म ना कर सका और
दानियाल सारे वाक़यात तफसील से फरीहा के गोश गुजार करता गया। और फिर एक दिन मुझे हमाद भाई मिला और इसकी बदौलत मुझे मसकान नसीब हुई। सच कहूँ तो इस जैसी ना पहले कभी देखी और ना फिर कभी मुमकिन है। मैंने इसे इतनी चाहत दी, इतना प्यार दिया, इतनी तवज्जो दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो किसी और का नसीब, किसी और की किस्मत है। वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। वो क्या कहते हैं, अलामत वावन, प्यार की राह पे उंगली थामे अंधाधुंध चल पड़ते हैं। ना समझी में मर जाते हैं हमसे सीधे साधा लोग। दानियाल की आंखें नमकीन पानी से लबरेज हो गईं। वो ठंडा सांस लेते हुए बोला, मुझे क्या पता था वो किसी गर्ज से मेरे पास आई है। और पता है उसने एहसास गुनाह कम करने के लिए मुझे कार, मकान और एक दुकान बनाकर दी, मगर ये भूल गई कि मैं दौलत का नहीं, इसके प्यार का भूखा हूँ। दौलत के हुसूल के लिए मैंने बहुत कोशिशें की, मगर बाखुदा उन कोशिशों का मकसद दौलत नहीं, बल्कि दौलत के हुसूल के पस पर्दा शरीक हयात का हुसूल था। और मिसी को पाने के बाद मेरे सपनों को तबीर मिली। इसने चंद हफ्तों की सूरत में प्यार की जो भी मेरी झोली में डाली है वो मेरी जिंदगी का हासिल है। मैडम आप यकीन करें अलिफ बे, मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगती, कोई भी नहीं। बस मशी को सोचना, इसके ख्वाब देखने, इससे ख्यालों में बातें करना, उसे सताना, उसे मनाना और बस इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ वो अब मुझे नहीं मिल सकती। हमाद साहब के मुकाबले में मेरी शक्ल वाओ सूरत, बस सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। उसी तरह शायद उसने मशी को मुझसे ज्यादा मोहब्बत भी दी हो। फरीहा सांस रोके उसकी कहानी सुन रही थी। इसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। इसके जहन में ख्याल आया, क्या हमाद भी मुझे इतना ही चाहता है? जवाब इसे नफी की सूरत में मिला। अगर वो उसे इतना चाहता तो इन दौलत की खातिर मसकान के दर पर ना पड़ा होता। अगला सवाल उसने खुद से किया मैं उसे इतना चाहती हूँ। इस मर्तबा भी हासिल जवाब नफी ही निकला। मैंने भी तो दौलत के लिए अपने महबूब के लिए दूसरा हिस्सेदार तस्लीम कर लिया। मैडम, किस सोच में पड़ गई हो? इसे खामोश पाकर दानियाल ने सवाल किया। वो चुप गई। फौरन इसका जहन अपने मकसद की तरफ मुतवज्जह हुआ। दानी, मैंने कोई सवाल किया है? क्या मैं मसकान की जगह ले सकती हूँ? वो लगी लिपटी रखे बगैर बोली, मैडम, बचपन ही से हुरों के हुस्न के चर्चे सुनता आ रहा हूँ। और यकीन से कह सकता हूँ कि अगर अल्लाह पाक किसी हूर को जमीन पर उतार दे तो शायद वो आपको देखकर शर्मसारी से वापस लौट जाए। फरीहा को इसकी तारीफ का बेसाख्ता अंदाज बहुत अच्छा लगा। वो खल खिला के हंसते हुए बोली, दानी, ये मेरी बात का जवाब नहीं है, सवाल ये है कि क्या मैं मसकान की जगह ले सकती हूँ? इस मर्तबा दानियाल ने खामोशी से सर झुका लिया। दानियाल, क्या वो मुझसे खूबसूरत है? फरीहा की सांस अथल पथल होने लगी। दानियाल इसे हैरान किए दे रहा था। नहीं मैडम, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी से भी पूछा जाए तो वो यही कहेगा मैडम फरीहा खूबसूरत है। लेकिन किया? उसने बेसब्री से पूछा। वो साफे गोई से बोला, वो आपसे खूबसूरत नहीं है पर मुझे लगती है हर किसी से ज्यादा प्यारी लगती है। क्या मुझे ठुकरा दोगे? इसे अपनी आवाज पाताल से आती महसूस हुई। इसे लगा वो सचमुच दानियाल से मोहब्बत की भीख मांग रही है। मैडम, मैं नहीं जानता आपकी इस ऑफर के पीछे क्या मकसद पिन्ह है। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कम अज कम आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन आप किसी गर्ज के बगैर आई होती और सचमुच आपके दिल में मेरी मोहब्बत छपी होती, तब भी मैं आपका साथ ना दे पाता। हालांकि आप जैसी सूरत गुदाओ नूनगन्ना के नहीं शाहों के हरम की जीनत होती है, फिर भी इस फकीर को बस मशी चाहे। फरीहा को हैरत का झटका सा लगा। वो सादा दिल मजदूर इतना खतरनाक कस्म का कयाफा शनास होगा उसे मालूम नहीं था। खामोश रहना इसके अंदाजे को सच्चा साबित करना था। वो गुस्से से गोया फट पड़ी। शट अप, किया मैं तुम्हें धोखेबाज लगती हूँ? हर लड़की को तूने मसकान समझ रखा है। ये कहते ही वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मगर उससे पहले कि वो रवाना होती, दानियाल ने इसका मुलायम हाथ पकड़ लिया। नहीं मैडम, ऐसे नहीं। बैठो, मेरी बात सुनो। इसके हाथ को कई बार हमाद ने पकड़ा था, मगर इस काले के खुरदरे हाथों में जाने कौन सा जादू था कि फरीहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अजीब कस्म की ख्वाहिशें सर अभारने लगी। दानियाल की जराते उसे हैरान किन लगी। वो सख्त लहजे में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ो नूनगुन्नागा। दानियाल ने इनकार में सर हिलाया। छोड़ो वरना सबके सामने थप्पड़ लगा दूंगी। इसने गुस्सा जाहिर किया। नहीं मारोगी? दानियाल के इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। क्यों नहीं मारूंगी? इसके दो जवाब हैं।
नंबर 1 थप्पड़ मारने वाले धमकी नहीं देते। और नंबर 2 इतने नाजुक हाथ जब इस थोबड़े पर लगेंगे तो दर्द नहीं करने लग जाएंगे। किया फरीहा के चेहरे पर मुस्कुराहट जाहिर हुई और वो बैठ गई। दानी, किया ये बातें हमेशा हमेशा के लिए मेरा नसीब नहीं बिन सकती। मैडम, अगर आप अपना मतमा नज़र बता दी तो मेहरबानी होगी। फरीहा ने पैंतरा बदला। दानी, सच तो ये है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। तमधारी मसकान ने वादा किया है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ तो वो मुझे माला माल कर देगी। बस लालच में आ गई। हमाद ऐसे ही मुझे धोखा दे चुका है। अब जिंदगी का कोई मसरफ ही नजर नहीं आता। मैडम, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मैं किसी की जगह किसी को नहीं दे सकता। अगर आपसे शादी कर भी लूं तो मशी मुझे नहीं बोलेगी। और शायद दिन रात इसका तज़किरा आपसे बर्दाश्त ना हो। सबसे बढ़कर मशी को तलाक में इस सूरत में भी नहीं दूंगा। बोबा आसानी अदालत से खुल ले सकती है। फरीहा एक बार फिर उसे समझाने जत गई। दानियल ने उसकी तायद में सर हिलाया। बेशक ले सकती है, बल्कि उम्मीद वासिक यही है कि जज मुझे देखते ही बगैर किसी दूसरी दलील के केस का फैसला मशी के हक में कर देगा। तो फिर ये कि मैं इसके बाद भी मशी को तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी इसके इंतजार में गुजार दूंगा। अगर पूरी दुनिया भी उसे धत्कार देगी तब भी मेरी बानही उसे गले से लगाने के लिए फैली रहेगी। अलिफ वर मेरी ऊँखी इसकी राह में बिछी रहेंगी। वो क्या कहते हैं, हम ये ऊँखी तुम्हारे रास्ते में जिंदगी भर बिछा के रखेंगे। फरीहा ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। दानियाल इसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। दानी, वो इस हट धर्मी पर मुश्तइल होकर तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम ये धमकी वो दे चुकी है। इसे तो मैंने मतला कर दिया था आप सुन लें कि अब मुझे मौत जिंदगी से बहुत प्यारी लगने लगी है। मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा मशी की जुदाई का था। वो मैं झेल चुका हूँ। अच्छा, पता है, सुबह से हम बातें कर रहे हैं लेकिन खाने पीने के बारे बीटर को कुछ नहीं बता सके हैं। फरीहा ने हंसते हुए मौजू बदला। दानियाल की नफ्सियत देखकर उसे वो आसान काम बहुत मुश्किल लगने लगा था। दानियाल ने पूछा, आप बताएं क्या पसंद करेंगी? मेहमान तुम हो? नहीं, ये आपका घर नहीं होटल है और होटल का बल मर्द के जिम्मा होता है। कुछ भी कहो, बुलाया तो मैंने था। फरीहा उड़ गई। भाई, चाय और कुछ खाने को ले आव। दानियाल ने करीब से गुजरते बेरे को ऑर्डर पास कर दिया। दानी, मैं इतनी गरीब नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है। अच्छा छोड़ो इस लायनी बहस को। मेरी एक बात मानूगी? सुनकर ही कुछ बता सकूंगी। फरीहा ने सोचते हुए जवाब दिया। नकाब ओढ़ा करो। किया, वो मतअज्जुब अंदाज में हंसी। भला ये क्या बात हुई? मैडम, जरा दाएं बाएं की टेबल्स पर नजर दौड़ाओ। हम तो किया है। उसने चारों तरफ सरसरी नजर डाली। ज्यादातर मर्द उसी की जानिब मुतवज्जह थे और इस कस्म की भूखी नजरों की वो आदी हो चुकी थी। हरामखोर गिद्ध भी इन्हें नजरों से अपने शिकार को घूरता ही। वो बेपरवाही से बोली, तो घूरता रही मुझे किया। शायद तुम्हारे शौहर को ये पसंद ना आए। यकीन करो मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किए बैठा हूँ। अगर आपकी गलती ना होती तो अब तक जाने कितनों का गिरेबान थाम चुका होता। मगर क्यों? इसकी हैरानी दो चंद हो गई। मैडम, अगर आप मेरी होती तो मैं कैसे बर्दाश्त करता कि कोई और आपको देखे। हाँ, 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 गोया तुम मुझ पर किसी की नज़र भी ना पड़ने देते। किसी भी गैर मर्द की नज़र ना पड़ने देता। आप जरा दाएं तरफ 5वीं मेज पर बैठी लड़की को देखें। मतलूबा जानिब फरीहा को एक नकाब पोश लड़की अपने साथी के साथ बैठी नजर आई। मैडम, पता नहीं वो खूबसूरत है या बदसूरत, लेकिन इसके सामने मौजूद मर्द जो यकीना इसका शौहर होगा उसे मालूम है वो कैसी है। बाकी मर्दों की गंदी नजरों से वो बची हुई है। अगर शौहर को वो पसंद है तो उसे किसी दूसरे की पसंदीदगी की क्या जरूरत। और अगर शौहर को नापसंद है तो किसी दूसरे की पसंदीदगी से उसे क्या हासिल। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक मर्तबा दुल्हन को सजाया जा रहा था। जो औरत आती इसके हुस्न की तारीफ करती मगर वो दुल्हन उन सारी तारीफों से बेनियाज किसी गहरी सोच में थी। एक करीबी सहेली ने इससे पूछा कि सब औरतें तुम्हारी तारीफ कर रही हैं, तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं हो रही? इस दुल्हन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगी, खुशी तो तब होगी कि जिसके लिए मुझे सजाया जा रहा है उसे भी इतनी खूबसूरत और प्यारी लगूं। इन सब औरतों की तारीफ या तनकीद से मुझे क्या हासिल। दानियाल की बात ने उसे सोच में डाल दिया था। एकदम उसे चुभती नजरों का एहसास हुआ और वो कसमसा कर रह गई। उसी वक्त बेरे ने भी आकर उनके सामने चाय और खाने के लवाजमात रख दिए। मैडम, मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं,
اس نے گلے میں جھولتا مختصر سا دوپٹہ سر پر جمانے کی کوشش کی مگر وہ فیشنیبل دوپٹہ عورت کی تکریم کے تقاضے کہم پورے کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ شاید میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں مگر فری یقین کرو یہ عورت کی توہین ہے۔ بہت سو کو کہتے سنا ہے کہ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، اگر یوں ہے پھر تو سارے کپڑے اتار دینے چاہیے، کیونکہ حیا والا بغیر کپڑوں کی عورت کو بھی نہیں دیکھے گا اور بے حیا کے تصور میں تو کپڑوں والی بھی برہنہ ہے۔ وہ میڈم سے براہ راست فری کہنے پر اتر آیا۔ بہت سخت بات کہہ دی ہے تم نے۔ فریحہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر حقیقت ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مغرب زدہ، بیمار ذہنیت کی عورتیں آزادی نسموں کے خوشکن نعرے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے دعوے اور مرد عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جیسی کہاوتیں سنا کر شور مچاتی رہتی ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کیا آزادی کا مطلب لباس کی قید سے آزاد ہونا ہے؟ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب مردوں کی مشکلات میں ان کا ہاتھ بٹانا ہے یا کہ غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے؟ اور جہاں تک ایک گاڑی کے دو پہیوں کا تعلق ہے تو گاڑی تب ہی چلتی ہے جب دونوں پہیے اپنی اپنی جگہ گھومتے ہیں۔ اگر دونوں پہیے ایک سائیڈ پر لگا دیں تو گاڑی نے گرنا ہی ہے۔ مرد کی ذمہ داریاں گھر سے باہر کی اور عورت کی گھر کی حدود میں۔ کتنی پیاری اور مناسب تقسیم ہے۔ ایک عورت کو شوہر، بھائی اور باپ کو کھانا پیش کرنا برا لگے اور غیر مردوں کے سامنے ویٹرس کی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ خود کو آزاد محسوس کرے، کیا اندھی منطق ہے؟ فریحہ متاثر کن لہجے میں بولی۔ دانی، تمہاری تعلیم مڈل ہے اور باتیں پروفیسروں کی طرح کر رہے ہو۔ آپ نے میری بات ماننا ہے کہ نہیں؟ دانی، مجھے عجیب سا لگے گا۔ وہ سچ مچ روحان سی ہونے لگی۔ نہیں لگے گا، آپ اٹھیں چلیں میرے ساتھ۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ مگر کہاں؟ چلنا ہے کہ نہیں؟ وہ مصر ہوا۔ اچھا چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ دانیال نے کاؤ نٹر پر جا کر بل ادا کیا۔ فریحہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھے مارکیٹ کا رخ کر رہے تھے۔ ایک کپڑے کی دکان سے دانیال نے کالے رنگ کی خوبصورت سی چادر خریدی اور فریحہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ اوڑھ لو، پاگل۔ اس نے ہولے سے مسکرا کر کہا اور چادر لے کر اوڑھ لی۔ یوں کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ حیا عورت کا زیور ہے فری۔ دانیال چاہت سے بولا۔ اور اب تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ دانی، کل ملنے آؤگے؟ نہیں۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ کل سے میں مزدوری کے لئے جاؤ نونگنا گا۔ کیا؟ اب بھی اپنی بات پر قائم ہو؟ مسکان سے سودن ہی کرنا۔ کیسا سودا؟ طلاق کے بدلے کار، دکان اور مکان لینے کا سودا؟ نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا۔ اب تو وہ شخص بہت دور تلک ہے مجھ میں۔ اگر میں کہوں پھر بھی نہیں۔ فریحہ نے بڑے مان سے کہا۔ فری، تم بہت اچھی ہو۔ میں جانتا ہوں مجھے موت کے حوالے کرنے پر تم قطعی تیار نہیں ہوگی۔ اس مرتبہ فریحہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا وہ کالا اسے بہت اچھا لگ رہا ہے، اپنا بہت قریبی، کوئی ایسا جسے وہ برسوں سے جانتی ہے، کوئی ایسا جس سے وہ ہر بات منوا سکتی ہے، کوئی ایسا جو اس کی بہت عزت اور خیال رکھنے والا ہے اور کوئی ایسا جس کی جان اسے عزیز ہے۔ خفا ہو؟ اسے خاموش پا کر دانیال نے پوچھا۔ نہیں۔ چپ کیوں ہو گئیں؟ یوں ہی، کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ کیا کہوں؟ دانیال پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ میں تمہیں بہت بدصورت لگتا ہوں، ہے نا؟ فریحہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کا کھردرا ہاتھ اپنے ملائم ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی۔ اگر گھنٹہ بھر پہلے مجھ سے یہ پوچھا جاتا اور میں سچ بولنے پر مجبور ہوتی تو میرا جواب اس بات میں ہوتا۔ اور اب؟ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی اور پھر بے ساختہ جھک کر اس نے دانیال کی ہتھیلی پر یاقوتی لب رکھ دے۔ دانیال کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہوئی۔ فری، کاش تم مجھے مشی سے پہلے ملی ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائیور سے ٹیکسی روکنے کو کہا۔ اس نے سائیڈ پر کرتے ہوئے ٹیکسی روک دی۔ کیا ہوا؟ فریحہ نے پوچھا۔ فری، اپنا بہت خیال رکھنا، بہت زیادہ۔ آئندہ مجھے کال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہاری چاہت کے قابل نہیں ہوں۔ ایک تہی دست اور مفلس شخص ہوں۔ ایک لام تھا میرے پاس جو اب کسی اور کے قبضے میں ہے۔ دانی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے بارے اچھی سوچ رکھتا ہوں، سچ کی ملاوٹ سے اسے تلخ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے اپنی آخری پونجی نکالی اور ٹیکسی ڈرائیور کو کرائے کی مد میں دے دی۔ وہاں سے اسے پیدل ہی گھر تک جانا تھا۔ فریحہ اداسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں اس مخلص، سادے اور محروم شخص کے بارے بہت زیادہ ہمدردی جمع ہو گئی تھی۔ باجی،
चलें, टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। इसने चेहरे से लपेटी चादर दुरुस्त करते हुए कहा। हम चलो। और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। जारी है।